लिखिएगा टॉपिक उसी को उसी में आगे लिखिएगा। ऋग वैदिक भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार कौन सा विस्तार? ऋग वैदिक का भौगोलिक विस्तार में लिखिएगा। यही पढ़ रहे थे तो इसमें लिखेंगे पॉइंट में कि वैदिक क्या लिखाए थे, वैदिक संहिता के कुल 31 नदियों को जिक्र किया गया है। वैदिक संहिता में जो वैदिक संहिता है, वैदिक संहिता में कितने नदियों का 31 नदियों का जिक्र किया गया है। क्या किया गया है? जबकि लिखेगा, जबकि ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। कितना का उल्लेख किया गया है? 25। जबकि ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, परंतु ऋग्वेद के नदी संयुक्त में केवल सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया है। लेकिन लिख लीजिएगा, लेकिन ऋग्वेद के नदी के सूक्त में, इसमें लेकिन ऋग्वेद के नदी के सूक्त में कितने नदी का वर्णन किया गया है? तो 21 नदियों का वर्णन किया गया है। केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया है। वर्णन क्या किया गया है? किया गया है। यही कह रहा है कि ऋग्वेद का जो भौगोलिक विस्तार है, उस भौगोलिक विस्तार में क्या कहा गया कि वैदिक संहिता में कितनी नदी, 31 नदियों का कहा गया, जिक्र किया गया है। टोटल पूछ ले, वैदिक काल में टोटल कितनी नदी थे? 31 नदियाँ। जबकि ऋग्वेद में सिर्फ कितना 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। लेकिन ऋग्वेद के नदी के किस में सूक्त में पूछे तो उसमें कितनी नदियों का 21 नदी को। तो आपको कितना हो गया 31, 25 और 21। यही ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में शुरू में क्या क्या वैदिक पूरी संहिता का बात कर दे तो वैदिक संहिता में सब वेद मिला करके हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा 31 नदियों की बात कर दी गई, लेकिन ऋग्वेद में कितनी 25 नदियों का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद के सूक्त में कितना किया गया तो 21 नदियों का। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है। लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक पूछे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है। सिंधु को बताया गया है। किसकी बताई गई है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है। लेकिन सबसे पवित्र नदी पूछ दे तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी किसको? सिंधु को बताया गया। और सबसे पवित्र नदी सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया। लिख लीजिएगा। क्या कह रहा है कि अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को, अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंधु और सबसे पवित्र जिसको कहा गया वो कौन है? सरस्वती नदी को माना गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऋग्वेद में
ऋग्वेद, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, ऋग्वेद में गंगा नदी को एक बार जबकि यमुना नदी को 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख, गंगा नदी का उल्लेख एक बार और यमुना नदी का उल्लेख, क्या है, यमुना सहायक नदी है गंगा का, और यमुना नदी का उल्लेख, नदी का उल्लेख 3 बार। लिख लीजिएगा। यही कहा ऋग्वेद में गंगा नदी का पूछे उल्लेख तो कितनी बार, एक बार लिखे गया है, और यमुना नदी का जो उल्लेख है वो 3 बार की गई है। सो नेक्स्ट, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत ऋग्वेद में हिमालय पर्वत इसकी एक छोटी मुजवंत का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत कह रहा है कि ऋग्वेद में थोड़ा सा चर्चा इसकी भी है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एक छोटी मजबूत का भी उल्लेख है। एक छोटी मतलब छोटा सा जिक्र होता है, एक छोटी मुजवंत भी उल्लेख है। उसी के स्वरूप में जैसे कि जो उसमें बोला गया तो उसे पता लगता है कि हिमालय के बारे में कही गई है, वैसा बताया गया ऋग्वेद में, समझ गए। एक छोटी मुजवंत का भी क्या है, का भी उल्लेख है। यही पूरा हिमालय ऊपर के तो भारत का कौन कौन एरिया को टच करा था, कितना दूर में फैली हुई थी, ये ऋग्वेद पहले से ही जानकारी दे रही कि वैदिक से ही हमारा इतना विस्तार है, ये एरिया हमारा ही मूल भारत है। तो वही ये जानकारी हमको मिल रही कि उतना पहले से हमारा मूल भारत का विस्तार इतना है। बाद में हम साम्राज्य नहीं बढ़ाए नहीं ना, कि बाद में जब आया था दक्षिण के क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, तो म्यांमार ये सब मिला है ना, वो एक्ट के तहत कि जब संविधान बाद में भारत का जैसे कि अब संस्कृति होगी, जैसे संविधान का निर्माण के बाद जब नीति आएगा ना, तब उस समय के बाद क्या हो जाएगा कि जो बाहरी है वो प्रांतों सब इसमें विलय करेगा भारत में। तो अब म्यांमार ये सब जो उधर का पूरा 7 सिस्टर ये सब हो गया, अरुणाचल, मिजोरम, ये सब, तो ये सब आकर के इसमें मिलेगी। सो बाकी जो मूल हमारा भारत है इसका विस्तार यही हो गया कि उत्तरी को भी टच कर दिया कि हिमालय से, पश्चिमी के देख लिए पंजाब साफ सिंधु नदी के क्षेत्र को, और बीच में मैदानी गंगा का क्षेत्र को कहा ये हमारा मूलतः क्षेत्र था। सो भारतीय महाद्वीप। नेक्स्ट वाला में अब लिखेंगे भौगोलिक विस्तार खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा ऋग्वैदिक समाज। अब वहाँ के लोग कैसे थे, सो अब सब कुछ यहीं चालू होगी, समाज है ना, सब कुछ में आता है, लोग मान्यता देंगे। ऋग्वैदिक समाज लिख लीजिएगा, ऋग्वैदिक समाज लिखिएगा। ऋग्वैदिक समाज में, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक समाज जो था अथी सिंधु कौन सा था, मात्र सत्तात्मक। वही कह रहा है कि जो यहाँ था तो ऋग्वैदिक में था कौन सा, यहाँ पे आ गया पितृ प्रधान समाज, पितृसत्तात्मक। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक क्या था, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। मतलब क्या है कि पिता मेन होते थे परिवार के, समझ गए। समाज जो भी हो गया, तो जो समाज होती थी तो उसमें मेन किसका था, प्रधान था, पिता की थी। लेकिन क्या था कि महिलाएं के तरह से कुछ नहीं था। लिखिए, लेकिन लिख लेंगे,
मतलब पितृ प्रधान थी, लेकिन पितृ मानसिकता ही नहीं, मतलब कि महिलाओं के भी उसमें प्रधानता, हक, अधिकार सब कुछ थी। सो यहाँ पे वैदिक समाज में। नेक्स्ट लिखेंगे समाज संगठन का आधार। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जनमूलक था। सामाजिक संगठन का आधार, सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जनमूलक था। गोत्र या जनमूलक था। क्या था? सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जनमूलक था तथा समाज की सबसे छोटी आधारभूत इकाई परिवार था। संगठन आधार गोत्र या जनमूलक था तथा समाज, लिख लेंगे, तथा समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन थे? परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार तथा कुल थी। परिवार या कुल थी। ये परिवार कहा ना कि तो जैसे एक हुआ था उसको कहा गया परिवार, घर के पूरे को, या तो उसी को कहा जाता था कुल कहा जाता था। और कुल के जो पूरा समाज गांव बन गया उसको कबीला कहा जाता था। कबीला के मेन कौन हो गया? कुल हो गया, हुआ ना। तो वैसी समाज में सबसे छोटी कौन इकाई हो गई? परिवार या कुल। तो कहा सामाजिक जो संरचना का निर्माण हुआ वो किस तरह से हो रही है? तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा संगठन समाज है वो गोत्र या जनमूलक, मतलब किसकी है? जनमूलक के रूप में, जन्म जो या तो गोत्र के रूप में, तो पहले होता था गोत्र या जनमूलक के आधार पर कि यहाँ पे कि सभी का मतलब कि सभी का गोधन एक जगह होती थी ना, उसी को गोत्र कहा गया या जनमूलक कहा गया, एक ही स्थान पे सभी समाज के। लेकिन यही आगे चल कर के गोत्र और जनमूलक क्या हो गए? वंशीय परंपरा के नाम दे दिया गया कि गोत्र कहने का मतलब क्या है कि ये जिसका एक गोत्र है मतलब वो सब एक वंशज का है। मतलब अभी भी वही परंपरा आ गई शादी परंपरा में कि अब आगे चल करके हो गया कि इसको रोक दिया गया कि अब जिसका गोत्र मिलेगा उसमें शादी नहीं होगी क्योंकि वो एक ही वंश का है। मैं समझ गए? तो यही गोत्र और जनमूलक जन्म के आधार पर कर दिया गया कि वंशज के अनुसार। अभी जैसे ही गोत्र और जनमूलक था सामाजिक संगठन में, तो मतलब वहाँ पे अर्थ होता था कि गोधन, सभी को एक ही जगह गोधन की क्रियाएं, मतलब सामाजिक संगठन एक साथ थी, उस शब्द में प्रयोग हुआ था। यही गोत्र का प्रयोग आगे चल जाएगा किसके रूप में? वंशज के रूप में। एक ही वंशीय परंपरा के स्वरूप में कहा जाता है कि हम एक ही गोत्र का है। सो क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा जिसका मुखिया पिता होता था जिसे कुलप कहा जाता था। क्या था कि गोत्र जनमूलक था तथा समाज की सबसे छोटी इकाई क्या? परिवार या कुल होती थी, कुल थी, जिसका मुखिया कौन होता था? जिसका मुखिया पिता, जिसका मुखिया पिता होता था, पिता होता था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे कुलप कहा जाता था, जिसे कुलप कहा जाता था। कुलप, जिसे कुलप कहा जाता था। तो अभी भी वही प्रथाएं हैं कि जो परिवार है उस परिवार में क्या होता है कि सबका हेड कौन होते हैं? पिताजी होते हैं। तो वही वहाँ पर पिता का ही था, लेकिन इस पिताजी को क्या कहा जाता था? कुलप। तो जोशी हम पहले न कहे कि जो प्रेजेंट अभी वही पास्ट से ही अभी चल रहा है वर्तमान, तो अभी भी वही क्या है कि जो परिवार है उस परिवार का हेड कौन होता है? पिताजी होते हैं। अब कितना लोग नहीं मानते हैं वो अलग की बात है ना। परिवार के सदस्य है, पिता को नहीं मानता है, कितना अपने आप को सर्वश्रेष्ठता समझता है। तो वही रामायण की कहानी में है कि राम अगर राम कहलाए हैं तो वो पिता के आदर के कारण ही कराए, न तो राम राम नहीं कहलाते, राम ही रह जाते।
जो राम, राम मतलब भगवान के स्वरूप में नाम आदर लेते हैं, राम मतलब नॉर्मल लेते हैं, राम खाता है तो वही राम रह जाते, वो भगवान की श्रेणी में नहीं खड़ा रहते। वो इनका आदर ही था जो राम जी को क्या कर दिए, एक भगवान के श्रेणी में ला के खड़ा। उनको मुकुट पहनाया जा रहा था, वो जैसे हो रही थी ना, वो राजा का परंपरा था, वो गद्दी पर बैठने वाले थे, पूरी सजी हुई थी चारों तरफ। उस समय वो राज्य के पद धारण करने पर सिंहासन पर बैठने वाले रहते हैं, और उसी समय उसको पिता बुलाते हैं कि क्या है कि मैंने वचन दिया था, आपकी माता ने मांग की है उसी समय कि इसको कहाँ जाना होगा, वनवास जाने होगा। एक झटका में आप लेकर बेटर दे दो, जेहते आप मान लेते हैं, हमरा कहते पूरा कर लेते कहे ना, कह देते हैं। अगर वो कहे हैं तो उसी दिन वनवास पे चले, और वही वनवास उनको भगवान बना दिया। समझ गए? तो पिता कहीं पे पिता ही, आपसे ज़्यादा जिंदगी देखे हुए हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो जरूर उनमें कुछ सत्यता है। समझ गए? रुक कर सोचना चाहिए। कितनों मॉडर्नाइजेशन में हम आ जाए, हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, उस जीवन का अभ्यास किए हैं। और कभी भी जो जीवन के अभ्यास से आप लोग सीखते हैं परिस्थिति, वो बहुत खतरनाक सीख होता है, जो किताबों नहीं सिखा पाता है। दिमाग एक बार एक हाई लेवल पर चला जाता है। समझ गए? तो वैसी है, पिता माता को सबसे ज़्यादा सम्मान, ईश्वर को नहीं देके उस साक्ष्य है सामने। अंधविश्वास में उसके लिए पिता से मारपीट कर लेते, पिता माता खुश है ना, ईश्वर को आप खुश करने चले। मर जाएगा तो दरिया कोई कुंजी करवाएगा, दरूद फतिया बैंड बाजा बजवाएगा, चारों तरफ पूरा भोज खिलवाएगा, एक दिन माँ बाप को नहीं खिलाएगा, वृद्धाश्रम में जाके छोड़ देगा। शहर समय होता है, यहाँ तो वो वैसे ही छोड़ देता है। बकलोल आदमी सा, बोलने नहीं आता है सही से, माता पिता से बोलता सही से नहीं, चिल्ला के बोलेगा, चिल्ला के दम बोले ना, तुम तमीज नहीं है, पता ही है ना, वही ना होता नहीं, वैसा कर दिया है, आदमी छोड़ देता है कि सही शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता है। माता पिता को जिंदगी भर भिखमंगा रहेगा, देखिएगा जे गाली देता रहेगा ना वो भिखमंगा है, आप बता दीजिए कभी भी नहीं उठेगा। जो गाली दिया या कस के माता पिता से बात किया वो भिखमंगा रह जाएगा जिंदगी। ये निशानी है उसका भीख मांगने का, क्योंकि आपको बोलने ही ना, जब माँ बाप से न बोलने आता तो आपको समाज से बोलने आएगा। सबसे खराब स्थिति, सबसे पहले उनको आदर होगा भाई, पूरा सेक्रीफाइस करके तब वो आपको बनाते हैं। लिखिएगा, चलिए ये सब अच्छी बात है। जिससे कुलप कहा जाता था, पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, समझ गए इतना तक के? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथाचित सम्मान प्राप्त था। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था। लिख लीजिएगा यही, पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था। यही है। क्या कह रहा है कि कौन सी समाज है? पितृसत्तात्मक समाज है। तो कहा पितृसत्तात्मक समाज है तो ऐसी दशा नहीं है कि महिलाओं पे शोषण हो रही है। यहाँ समझ गए? पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन क्या है, जो महिलाओं को यथावोचित, मतलब जो महिलाएं की सम्मान मिलनी चाहिए वो महिलाओं का सम्मान प्राप्त है। यहाँ पे कोई ऐसी कुप्रथा या महिला का शोषण का बात नहीं कहा गया। सो समझ गए? नेक्स्ट में लिखिएगा, ऋग्वैदिक समाज मूलतः कबीलाई समाज था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऋग्वैदिक समाज मूलतः कौन सी समाज था? कबीलाई समाज। लिख लीजिएगा।
ऋग्वैदिक समाज ऋग्वैदिक समाज मूलतः कबीलाई समाज था। मूलतः कबीलाई, ऋग्वैदिक समाज मूलतः कबीलाई समाज था। कबीलाई समाज था। आर्य दो सामाजिक समूहों को चर्चा करते हैं, लिखिएगा। आर्य, ऋग्वैदिक समाज जो था मूलतः क्या था? कबीलाई समाज था, कबीला में बटी हुई थी। और यही आर्य समाज जो है, लिखिएगा, आर्य दो सामाजिक समूहों को चर्चा करते हैं। आर्य दो सामाजिक करते हैं, समूहों की चर्चा करते हैं। आर्य दो समूहों की चर्चा करते हैं। तो दो समूहों की चर्चा करते तो कौन दो समूह? एक आर्य के माना गया कि जो मूल्य अपने आप को श्रेष्ठता की श्रेणी में रखी, एक और आर्य, एक आर्य और दूसरा लिख लेंगे कौन सा? अनार्य। आर्य और अनार्य, यही दो में रखा गया। लिखे गए आर्य जो था, तो आर्य में कौन कौन आ जाएगा? जो सर्वश्रेष्ठता वाला होगा वही आ जाएगी, वही ना आएगा। देख लीजिएगा, तो डायग्राम बना देते। कौन आ जाएगा सबसे ऊपर? पुरोहित, आर्य मानते थे। उसके बाद कौन आ जाएगा? पुरोहित के बाद योद्धा, क्षत्रिय, वही ना थे, योद्धा। तो यहाँ पर देखिए, क्षत्रिय ये सब ना यूज कर रहा है। पुरोहित मतलब ज्ञानी, जो भी ज्ञान देने वाले व्यक्ति है वो किस श्रेणी में आ जाएगा? पुरोहित में आ जाएगा। कोई वैसी चर्चा नहीं है कि कोई डिनोट है जाति से, ननु है कास्ट सिस्टम से। जो भी ज्ञान देगा वो कौन कहलाएगा? फिर वो पुरोहित, मतलब जो भी शिक्षा दे रहा है वो कौन कहलाएगा? शिक्षक। समझ गए? ये अभी के श्रेणी में हो गया। तो वही कह रहा है कि जो भी क्या हो रहा है, शिक्षा जो दे रहा है वो क्या है? पुरोहित। और जो भी युद्ध लड़ रही है, रक्षा, तो रक्षा भी अभी कौन कर रहा है? जो भी करेगा सेना, यही ना सैनिक शक्ति हमें किसी को रक्षा करने के लिए। तो कहा रक्षा मतलब क्या हो गया यहाँ पे? योद्धा। वो सब एक श्रेणी में है, उसमें कोई ना कोई व्यक्ति जो रक्षा करेगा कौन कहलाएगा? योद्धा के श्रेणी में आएगी। और उसके बाद नीचे वाला जो आ गया वो क्या थे? सामान्य लोग, जो सामान्य लोग। और उसके बाद जो था वो कौन था? कबीलाई लोग। कबीलाई लोग, यही हो गया पुरोहित, योद्धा, असामान्य लोग, कबीलाई। तो सामान्य कबीलाई लोग में कौन आ जाएगा? जो नीचे थर्ड वाला में आ गया था, बट क्या था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो बीच वाला में क्या था? व्यापार, कृषि, ये वाला सब लोग थे। तो यही लोग सामान्य लोग हो गए और कबीलाई लोग। तो यही ना आगे चल करके क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। तो सामान्य लोग सेवा के भाव में आ गए। कबीलाई लोग कौन होंगे? जमींदार, जो भूमि से संबंधित जो भी कार्य होगी, कृषि, पशुपालन, व्यापार, तो ये सब यही ना करेंगे। ये आ गया सामान्य, नीचे के सामान्य कार्य के लिए। तो वही अभी ये सिस्टम है। तो आगे चल करके यही ना वर्चस्व बढ़ती। आप पुरोहित अपने आप क्या हो गया? ब्राह्मण, योद्धा, क्षत्रिय, ये हो गया वैश्य, ये हो गया शूद्र। तो वही करा ऋग्वेद में कौन है? पुरोहित, योद्धा, सामान्य लोग और कौन सा है? कबीलाई लोग की श्रेणी में किसमें बटी हुई है? ऋग्वेद में बटी हुई है। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नानू दिक्कत है? उसके बाद लिखेंगे परिवार की संकल्पनाएं। परिवार की संकल्पना
परिवार की जो संकल्पना था लिख लीजिएगा, वो कैसी थी? परिवार किसके आधार पर था? पितृसत्तात्मक। एकदम क्लियर, यहाँ पे एकदम क्लियर चल रहा है। देखिए कब बदलेगा सो, समझ गए? वही पूरा समझाना उद्देश्य है। जिनको भी ना समझ में आ रहा है यूट्यूब पर देखिएगा पूरा, पीछे आपको समझ में आया पासान वीडियो देखे? हाँ तो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा एकदम। तनको दिक्कत है ये नहीं है, पूरा इतिहास क्लियर चलना है ना, पूरा श्रेणी से ही एकदम जुड़ेगा एकदम। चल देख कहाँ पर कौन परिवर्तित होगा, कैसा होगा, पूरा दिमाग भी कोई भी अपना वर्चस्व दिखा रहा है वो जानबूझकर दिखा रहा है, समझ गए? वो जान भी रहा है पढ़ा हुआ, लेकिन क्या होता है जब हमारा बेनिफिट की बात होती है तो हम अपना फायदा के बारे में सोचते हैं ना, रोक लेते हैं कि ना जान रहे नैतिक रूप से, ना फायदा हमारा यहाँ पे, तो यही बात बोलेंगे, गलती हो बात सही है। तो वही रूप में वहाँ भी है, जो नीचे वाला का दुख हो रहा है ओहो वाले ओकरो सुख मिलना जाए तो ओहो नहीं करेगा। अब संपन्न हो गया, मान लीजिए कि आरक्षण मिल गई, संपन्नता हो गया, उसको कहिए था कि आरक्षण त्याग दे, कि तुम पिछड़ा ना रहो, अब तुमको हम बड़का जाति बना देते, कल्ले मारपीट रोड पर चालू हो जाए। हुआ था ना कि हो गया रिजर्वेशन हटाते हैं, बड़का श्रेणी में सब बराबर हो गया, अब वो बराबर ना होगा, नहीं अब हम हमेशा छूट रहेंगे, हमको रिजर्वेशन चाहिए कि नहीं? अब जरूर अब बदलाव चाह रहा है, नहीं ना चाह रहा है, जो संपन्नता हो गए उसको भी रिजर्वेशन अब चाहिए, फायदा है। पहले रिजर्वेशन का बात नहीं था, जॉब नहीं था गवर्नमेंट वाला था, सबको अधिकार सम्मान चाहिए, अब सम्मान का गोली मारिए, पैसा है ओकरे सम्मान है ना, तो यही अब बदल गई कैटेगरी पूरा। तो यही यहाँ पे ये चल रहा है, पितृसत्ता परिवार की संकल्पना पितृसत्तात्मक, ये वाला हो गया यहाँ पे भी। लेकिन जान रहे हैं कि महिला को सम्मान दिया जा रहा है। सो अब लिखेंगे जो यहाँ पे क्या था, कोई विभाजन नहीं था, मतलब कि जैसे ये जो पूरा समूह देखे ना, तो इस समूह में लिख लीजिएगा कोई विभाजन नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे विभाजन नहीं, विभाजन नहीं मतलब डिवीजन, कोई डिवीजन नहीं था। हाँ जैसे कि इधर ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मतलब कोई कैटेगरी वाइज हो कि आप जन्म लेंगे तभी वो कहलाएंगे, यहाँ कोई वैसी बात नहीं है। कहा कोई विभाजन या डिवीजन क्या है, नहीं है। तो अब किस बात से पता चला, तो संवाद से पता चला। किससे? जो संवाद उस समय का मिला है, उस संवाद से पता चला कि कोई डिवीजन नहीं था, क्योंकि उस संवाद में कहा, एक कोट है, मैं कवि हूँ, लिख लीजिएगा, मैं कवि हूँ, यह सब बात ना बोलना है। कहता नेता कैसे बनेंगे, तो यही बात ना हम बोलेंगे तो 3-3, 6-6 घंटा बोलेंगे, तालियां बजेगा उधर से। असेंबली के चुनाव लड़ल जाएगा तब ये ना अधिकार मांग करेंगे ना। जैसे मैं कवि हूँ लिखिएगा, पिता वैद्य है, यही सब बोलना होता है। कहता क्या बोलिएगा, भर दिन बोलेंगे मंच पर, वही ना बोलना रहता है कि जिसका पीछे देखे कौन समुदाय ओकरा पकड़ लीजिए, यहाँ से जो समुदाय कहाँ पर दबाना है वो दबा देना है, पूरा राजनीति में खुल के भी नहीं। जैसे कि अब ओबीसी समुदाय बहुत अधिक है तो फेवर में है, उठा लीजिए यहाँ पर, और जहाँ पर वहाँ ब्राह्मणीय क्षत्रिय वहाँ पर ये वाला उठा लेंगे। देखिए आपका कितना वर्चस्वशाली था, क्या क्या था, पुरोहित ज्ञान का काम था, इसीलिए तो तनका खानी हिस्ट्री को दबा के दूसरा फैक्ट को दिखा दीजिए। छिपाना भी आना चाहिए। राजनेता का यही गुण होता है। कहा एगो बेटा कि पापा जी मैं राजनेता बनूंगा, तो कहा कि सही में, तो कहा तो कहा चलो चल, कहा कि ठीक है। उसको एक दीवार पे चढ़ा दिया, कहा कि कूद जा, वो कि हम पकड़, तो कहा कि नहीं गिर जाएंगे। तब पिताजी बोले कि नहीं हम पकड़ लेंगे, कूद जा। वो कूदा, पिताजी छोड़ दिए, गिरा नीचे। तो कहा कि अरे पिताजी आप तो कहे थे कि आप पकड़ लीजिए। तो कहा कि तब तुम राजनीतिक नहीं सीख पाओगे, राजनीतिक में पूरी सत्यता नहीं होती है, सो बात है। तो लेकिन ज्ञान पूरा आना चाहिए, तब ना आपको कोई डिबेट कर दे वहाँ पर तो तुरंत आप कोर्ट खोल दीजिएगा। तो यही पूरा आर्ट्स का खेल चलता है वहाँ पर।
क्योंकि आप ह्यूमन से कांटेक्ट करना रहे हैं, मानव का ना आपका प्रभाव चाहिए। अब मानव कहाँ है, तो यह ह्यूमैनिटी है। ये इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ह्यूमैनिटी चैप्टर में आ जाता है। तनका पढ़ल लिखल वाला व्यक्ति पर जाइए तो जीडीपी, बिजनेस कर, जखनी बिजनेस वाला सभा है, लीजिए जीडीपी कंपेयर करा दीजिए यूएसओ से, प्राइवेटाइजेशन की ओर, तुरंत सब पूरा भारत पर अकेले आप जीत लीजिए। कहाँ क्या बोलना है, इकोनॉमिक चालू करेंगे वहाँ पर इकोनॉमिक, धर्म पर आ जाए तो हिस्ट्री, जहाँ पर आ जाए वो अधिकार के, जब अल्पसंख्यक इसके जाएंगे अति दलित के बोलने तो वहाँ पर संविधान बोलेंगे, अम्बेडकर जी। भौगोलिक आदिवासी एरिया में जाएंगे तो ज्योग्राफी का बोलेंगे कि आपका ट्राइब को कैसे दबाया गया था और कौन कौन अधिकार के जमींदार आपको कब्जा कर लिया, उससे आपको आज़ादी चाहिए, अभी भी आप गुलाम है, तो वहाँ बोलिए ज्योग्राफी का पॉइंट। ट्रिब्यूनल के मतलब ऐसी कैसे आपको आदिवासी क्षेत्र में छोड़ा गया, आपका अधिकार क्या क्या है, तो वहाँ पर ज्योग्राफी को जोड़ दीजिए संविधान से ले जा करके कि आपको क्या अधिकार मिला है जो नहीं जानते। तब मल्टीपल नॉलेज चाहिए, तब अब कुछ भी चाहिए तो है ना, कहें कि 3 गो हम फैक्ट हमेशा बोलते हैं त्रिकोण में, एजुकेशन, इकोनॉमी, एम्पायर। पहले एजुकेशन मस्ट है, तभी बहुत अच्छा कुछ भी बनिएगा। एजुकेशन आएगा तभी आप प्रवक्ता बोलिए, बोलना आएगा आपको। सेकेंड बोलना आ गया, पैसा कमा लीजिए, इकोनॉमी का ढेर, इकोनॉमी आ गया तो कुछ खरीद लीजिए, एम्पायर, साम्राज्य तभी ना बनेगा। डायरेक्ट बोल के भी आप राजा ना बन सकते, पैसा चाहिए चुनाव के लिए। समझ गए? तो राजा तो एक दिन बना जाएगा। ये आप तो देखे हो, पिता क्या है, वैद है, पिता क्या है, वैद है, पिता वैद है, और माता अनाज पीसती है, माता अनाज पीसती है। क्या पीसती है, अब गए उधर। मैं कवि हूँ, पिता क्या है, वैद है, और माता क्या है, अनाज पीसती है। ये कोट कहा गया। तो अब इससे हम यही ना कहे थे कि वो कहा कि कोई समाज कर्मकांड पर नहीं है, तो कर्मकांड ये जो आर्य कबीलाई लोग, सामान्य लोग, अब पुरोहित, तो यहाँ पे क्या शब्द किया गया, पुरोहित मतलब ज्ञान, योद्धा सामान्य जो कार्य करेगा, कबीलाई लोग जो हुए सो। तो अब ये 3 सभी जो मिल गया यहाँ पे संकल्पना, तो ये कहा क्या, तो अब कहाँ से स्पष्ट पता चला था, कहा कि विभाजन नहीं है, मतलब कोई बटा हुआ नहीं है, मतलब एक पूरी समूह है। जैसे हमारा भारत है, तो भारत का पूरा मूल ढांचा वही ना है कि कोई हमारा संविधान में कुछ धर्म है, ये नहीं, क्या है, हम मानव के स्वरूप में सिर्फ हम भारत के लोग, पूरा बल किस पे दिया गया है, लोगों पे। लोग क्या है, सब सम्मान है। उसमें कुछ रिजर्वेशन दी गई कि वो पीछे से तरह से बहुत दबा रह गया था, और सम्मान उसके पास उतनी अधिकारें नहीं है, सेवाएं नहीं है, मतलब उसे मूल सुविधा उसके पास नहीं है, तो फिर से ऊपर उठ नहीं सकता, तो मूल सुविधा के ऊपर ला सके। तो अब इस स्वरूप में कहा गया कि कोई विभाजन नहीं है, तो कहा एक संवाद से पता चलती है। कौन सा संवाद से, मैं कवि हूँ और पिता, मैं कवि हूँ, तो कवि एक समुदाय हो गया, किसी का हक ना हुआ नहीं। उसके बाद वो कह रहा है मैं कवि हूँ, और पिता कौन है, वैद है, डॉक्टर हो गए, और माता कौन है, अनाज पीसती है। तो तीनों का व्यवसाय अलग हुआ, तीनों कैटेगरी में यहाँ मिल जाएगा ना कि मैं कवि हूँ, तो कवि वाला आ जाएगा इसमें। फिर क्या है, वैद है, तो सेवा के क्षेत्र में आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा कि माता अनाज पीसती है, तो इसमें आ गई, आ गया कि नहीं। तो कहा किस पे है, तो कार्य के अनुसार है। किसके अनुसार है, मतलब कर्म पे, जो जैसा कर्म करेगा वैसा होगा, कोई डिवीजन नहीं है। बहुत अच्छी चल रही है। तो कहे तो ना कि ऋग वैदिक मतलब ईश्वरीय परंपरा, ईश्वर हमेशा गलत नहीं कहता, हमको ध्यान रखना है। तो जब भी कोड करके रखिएगा ऑप्शन के सुन के, जब भी ऋग वैदिक की बात करेगा ना, तो जब उसमें निष्कर्ष आ जाए या आपको लिखना हो, तो हमेशा छांट लेंगे कि जो भी सही होगा वही आ जाएगा। मतलब महिला को दबाया जा रहा था, ऑप्शन आएगा न, सती प्रथा थी न, कोई भी कर्मकांड यहाँ पर नहीं, मतलब सभी अच्छा सुव्यवस्थित कहाँ चल रहा है, ऋग वेद में। और जैसे ही कहेगा सब खराब उत्तर वैदिक। क्लियर, 2 ही शब्द में काम को पता चल जाएगा ना। कहूँ क्वेश्चन घुमाए कोई मतलब नहीं है, कर्मकांड आए ऋग वैदिक, कर्मकांड जैसे ही चालू उत्तर वैदिक। क्लियर हो गया। बहुत वैदिक में फंसे हुए थे, पूरा था तो पूरा सिंधु में आते, पत्थर जहाँ पर आ गए, पाषाण खत्म 3-4।
खत्म हुआ ना। पत्थर पाषाण सिंधु पुरातत्व के जहाँ पर सभ्यता का विकास सिंधु, जहाँ ही व्यवस्था शासन चलना ऋग वैदिक सुव्यवस्थित, वेद का पहला साहित्य, और कर्मकांड पूरा उत्तर वैदिक। चारों डिफिन हो गया। अब वहाँ से हमारा हमेशा कॉन्सेप्ट नहीं भी है तो हमको समझ जाना होगा कि इसके बात हो रहा है, जैसे बात होगी वहाँ पर तो समझ जाएंगे वो इस सिंधु का बात है, ऋग वैद का बात है, उत्तर वैदिक का बात, तब तनको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। ऐसा ही बनाना लिखिएगा। नेक्स्ट, तो अब कहा कि अनार्य में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब लिख लेंगे किस में, अनार्य में। तो अनार्य जो उसको आर्य नहीं कहा गया तो उसमें कौन कौन आएंगे, दास, अभी सब नीचे आ जाएगा, उसका दास कहलाएगा, दास। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा दस्यु और पन्नी, दस्यु और पन्नी। यही है दास, दस्यु और कौन सा, पन्नी है। क्या करता है ये सब, आलोचना करता है। क्या करता है, दास। अनार्य जिसको कहा गया ये क्या करता है, जैसे दास के रूप में, दस्यु के रूप में, पन्नी के रूप में, ये सब क्या करता है, आलोचना करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ऋग वैदिक काल में, क्लियर है ना यहाँ तक के, लिखिएगा आगे ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग वैदिक काल में लिखिएगा संयुक्त परिवार, लिखिएगा ऋग वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। किसकी प्रथा प्रचलित थी, ऋग वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। कौन, इस कैसे पता चला था, कौन कौन होते थे, दादा, नाना, दादा, नाना, नानी हैं साथ में, हाँ, दादा, नानी, दादा, नाना, नानी हो गया ना, दादा, नाना, नानी, पोता, पोती, लिख लो ना, पोता, पोती, ये सब अब मिला है कि ये सब साथ रहते थे। कौन कौन, दादा, नानी, नाती, पोते आदि, लिख लीजिएगा आदि। ये सब मिली है जिससे पता चलता है कि जो रिश्ता हुआ ना, दादा, नानी, पोता जब साथ रहेगा तभी ना, तो इस सब साक्ष्य से पता चला है कि वहाँ पे क्या थे, कि संयुक्त परिवार का प्रचलन था, कि सभी लोग क्या होते थे, एक साथ रहते हैं। क्या है, सुखी परिवार ना, संयुक्त परिवार सुखी परिवार ना होता है, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार सुखी परिवार है। जब कोई डाउनफॉल करे, जब नीचे जाता है, कभी स्थिति सेम नहीं होती है। तो अब जब कोई नीचे जा रहा है तो उस समय उसको सहारा की आवश्यकता पड़ती है, तो परिवार है ना सबसे ज़्यादा आगे खड़ा रहेगा। शुरू में लगता है कि एकदम तो होता है, परिवारों में समझदारी रहेगा तब ना तो लिख लिएगा। नाती, पोता आदि के लिए एक ही शब्द, आदि के लिए एक ही शब्द, कौन सा शब्द, नित्य का प्रयोग होता था, नित्य का प्रयोग होता था। नृत्य का प्रयोग होता था। यही लिख रहा है कि क्या है, ऋग वैदिक काल में कौन सी परिवार होती थी, संयुक्त परिवार के लिए। उस संयुक्त परिवार में किसको मन नहीं करता है, लड़की को, क्योंकि उसको सास को झेलना बहुत मजबूर है ना, रे सही कहना है। इसीलिए वो हमेशा कहता संयुक्त परिवार मतलब उसको सास को झेलना सबसे मुश्किल बात होता है ना। सास और पुतों कितनों कर लीजिए,
दुनिया में सब झेलना आसान है, सास को झेलना आसान है और सास को पुतों को झेलना आसान है, पता है ना। ऐसे वही बन के चेंज हुई है, लेकिन फिर दूसरा कोई आ जाए तो नहीं, अब उसको सबको सास को झेलना ना, ये है ना सत्यता है। केकरो पूछिए सास के बारे में ना, किससे परेशान है वहाँ तो सास से। नृत्य का प्रयोग होता था, किसका प्रयोग होता था? क्योंकि सास पूरा कहानी ना सुनाती, क्योंकि झेल के गुजरती, हम ये किए वो किए इतना चीज किए ना, आज की लड़कियां लिखिएगा यहाँ पे हो गए, यहाँ वही सही क्या हो गया, कहेगा कि दादा नाना नानी पोता पोती आदि ये सब क्या है के लिए एक ही शब्द होता था। कौन सा शब्द प्रयोग? नृत्य का प्रयोग होता था। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का चिन्ह दिखाई देते हैं। ये लिखवा दिए थे ना, सामाजिक काम है तो लिख लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का चिन्ह वर्ण व्यवस्था का चिन्ह दिखाई देते हैं, दिखाई देते। कैमा में लिखाए थे, कैमे मंडल में लिखाए थे ना, 10वें मंडल में ये सब लिखा दिए। ये समाज है इसीलिए इसका प्रयोग किया। 10वें मंडल में क्या हुआ कि पुरुष सूक्त के 4 वर्णों में की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। किसमें? पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का किसका उल्लेख मिलता है? 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन मिलता है 4 वर्णों में? पहला में विराट, सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको कहा गया? विराट मतलब लिख लीजिएगा नीचे, कौन? ब्राह्मण, यही ना था, ब्राह्मण। विराट मतलब ब्राह्मण, इसको क्या कहा गया? पुरुष के मुख से, हाँ लिखवाए थे ना, इस सामाजिक है इसीलिए यहाँ पे भी लिखाए हुए हैं, कोई बात नहीं है। दूसरा बात है भुजाओं से, भुजाओं से कौन निकला था? क्षत्रिय। उसके बाद तीसरा वाला में वैश्य निकला था। कहाँ से? जांगों से। और चौथा नंबर वाला में शूद्र, ये किससे निकला था? पैरों से। कौन निकला? शूद्र, इसीलिए इसको पैर के तल रखा गया ना, इसीलिए विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, यही 4 गो वर्णों का उल्लेख मिला है चारों का। लेकिन इसको क्या था? प्रयोग, उपयोगिता कहीं पे नहीं मिली है, क्योंकि 9वें और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया था, इसीलिए ऐसी कही जाती है बात को। नेक्स्ट लिखेंगे, अब इसमें लिखे वर्ण व्यवस्था तो मिलता है, इसी में लिखे मतलब क्या हो गया? वर्ण व्यवस्था तो मिलता है। कौन सा व्यवस्था? लिख लीजिएगा ना, तो अभी आपको याद रहेगा, बाद में भूल जाएगा। वर्ण व्यवस्था तो मिलता है, लेकिन इसका व्यवहारिक प्रयोग नहीं हो रहा था। वर्ण व्यवस्था तो मिलता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में स्थापित नहीं था। नीचे, लेकिन यह ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक
काल में क्या था, स्थापित नहीं था। लिख लीजिए, स्थापित नहीं था। ऋग्वैदिक काल, यह ऋग्वैदिक काल में क्या था, स्थापित नहीं था। यही है, वर्ण व्यवस्था तो मिलता है लेकिन ऋग्वैदिक काल में यह स्थापित नहीं था। सो बताएगा यह कौन सा काल में स्थापित हुआ वर्ण व्यवस्था। लिख लीजिए, उत्तर वैदिक काल में। पढ़ाएंगे आगे तो आएगा कौन से काल में पूछे था, उत्तर वैदिक काल में। समझ गए, उत्तर वैदिक काल में। लिखिएगा नेक्स्ट, इस काल में स्त्रियां, इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कर्म में, यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। क्या है, इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। क्या क्या प्रथा नहीं चालू था, सो लिख लीजिएगा। तब बाल विवाह, बाल विवाह जितना खराब चीज नहीं रहेगा। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था। लिख लीजिएगा, प्रचलन में नहीं था। लिख लीजिएगा, 16-17 साल में कराया जाएगा। हाँ, तो बाल विवाह हो जाएगा। 16-17 बाल विवाह थोड़ी ना होगा। 14 के बाद जैसे ही ऊपर चले जाते हैं तो 14 के बाद वाला में क्या हो गया कि वो बाल अभी कानूनी तरह से ना 18 माने, लेकिन जो किशोरा अवस्था हो गई वो 12 के एज के बाद किशोरा अवस्था में चले जाता है, ऊपर आ जाता है। तो 12 से 14 जैसे ही ऊपर आ गया तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें क्या हो गई कि ऊपर तरह से हो गई, किशोरावस्था से ऊपर आ गए। तो वहाँ पर ना इधर एक हो गया कि माइंड परिपक्वता नहीं आया है, उस रूप में एज रखा गया उतना। तो 16-17 साल में जैसे ही चले गए 14 में, तो उसमें जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम उसमें विकसित होना था जिस महिला या पुरुष में, वो पूरा विकसित हो चुकी है। समझ गए। उससे नीचे वाला में जैसे किया था, अभी वहाँ पे बाल अवस्था में उसमें बायोलॉजिकल रूप से तैयार नहीं हो पाई 12 से नीचे के। समझ गए, इस स्वरूप में। तो अब यहाँ पे बाल विवाह, तो अब एक 18 के एज रखा गया कि मेंटली रूप से भी प्रिपेयर हो चुकी है, इस स्वरूप में रखा गया। तो 16-17 यहाँ पर एज बताया गया ऋग्वैदिक में, तो पूरा प्रिपेयर है कि नहीं। तो इस रूप में है कि बाल विवाह नहीं है, प्रचलन में नहीं था। उसके बाद सती प्रथा और पर्दा प्रथा भी नहीं थी प्रचलन में। नेक्स्ट लिखिएगा, क्या क्या प्रचलन में था उसका लिख लीजिएगा। विधवा अच्छा चीज है तो कल न रहेगा। जो भी अच्छा, विधवा मतलब कि जैसे ही पुरुष मर गया तो महिलाएं क्या कर सकती, दूसरे से शादी कर सकती। फिर भाई जीवन यापन वो कैसे करेगा, यही ना बाद में रोक लगा दी गई थी, तो मांगे हुई। विधवा विवाह की प्रथा, विधवा विवाह की प्रथा संस्कार से था जुड़ा हुआ। उपनयन संस्कार, समझ गए। विधवा विवाह की प्रथा, उपनयन संस्कार, ये सब थी। उसके बाद लिखिएगा दहेज, ये सब क्या था, प्रचलन में था। जो भी अच्छा चीज रहेगा ऋग्वैदिक काल में, डायरेक्ट टिक लगाइए।
दहेज प्रथा में इसका में था चर्चा। दहेज प्रथा नहीं था, पीछे लिखवा दिए हैं। नेक्स्ट लिखिएगा दहेज जैसी प्रथा का प्रचलन नहीं था। आपका डिमांड पे है तो लिख लीजिए। प्रथा का प्रचलन नहीं था, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। दहेज जैसी प्रथा का प्रचलन नहीं था। दहेज जैसी प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु बहुत शब्द कन्या को दी जाने वाली उपहार का द्योतक है। कहा कि दहेज जैसी प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु बहुत शब्द है जो मिला है, किंतु बहुतु शब्द जो मिला है, इससे पता चलती है, किंतु बहुतु शब्द कन्या को दी जाने वाले उपहार का द्योतक था। कन्या को कन्या को दी जाने वाली उपहार का द्योतक था। तो क्या कह रहा है कि दहेज जैसी प्रथा नहीं थी उस समय। पहले कहें कि गलत होगा ही नहीं, दहेज जैसी कोई प्रथा नहीं थी, लेकिन कन्या को क्या किया जाता था, उपहार के स्वरूप में। ना कह रहा है कि हम कोई दहेज नहीं ले रहे हैं, आप जो भी दे रहे हैं अपना बेटी को ना दे रहे हैं। सुविधा मिलेगा, वॉशिंग मशीन दे दीजिएगा, कपड़ा धोना, मिक्सचर दे दीजिएगा, टीवी दे दीजिएगा, समय कैसे बिताएंगे, हम ऑफिस चले जाएंगे तो ना। एगो गाड़ी दे दीजिएगा 4 चक्का, फिर लेके कौन आएगा वहाँ, हम नहीं रहेंगे तो ड्राइवर अपना लेके वो आ जाएगी। सब ले लिया, हम तो कुछ नहीं लिया, आप जो भी दिए बेटी को दिए। हाँ, सब सुख वो काटेगी, हमको कुछ नहीं लेना है उससे ना। यही है, दहेज जैसी प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु बहुत शब्द कन्या को दी जाने वाली उपहार का द्योतक था, मतलब उपहार के रूप में कुछ दी जाती थी, वैसी प्रथा था। शिक्षा का द्वार स्त्रियों के लिए खुला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, शिक्षा का द्वार शिक्षा का द्वार स्त्रियों के लिए खुला था। स्त्रियों के लिए शिक्षा का द्वार स्त्रियों के लिए क्या था, खुला था या खुले थे। ऋग्वेद में जो शिक्षा ग्रहण की उस महिला सा का नाम लिख लीजिएगा। शिक्षा ग्रहण करने वाले कौन कौन थे, सो लोपामुद्रा, जिससे पता चलता है, लिखवाए थे ना पीछे, लोपामुद्रा, उसके बाद घोषा। नेक्स्ट लिख लीजिएगा सिकता, महिला सा के नाम है। हाँ तो की नाम है, फूलन देवी, अपाला। अरे कौन सी नाम होना चाहिए, तुम ही बताओ। लोपामुद्रा है, कौन नाम, लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, ये। और उसके बाद यही सब था जो थी, क्या थी, स्त्रियाँ थी। विश्ववारा, यही सब नाम है, लिख लीजिएगा। विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। विदुषी किसका मिलता है, स्त्रियों का वर्णन मिलता है। उस समय की स्त्री सब, विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। शब्द सब बहुत टाइट है ना। लोपामुद्रा, घोषता, सिकता, अपाला, विदुषी स्त्रियों का क्या मिला है, वर्णन मिलता है। सो बात है। वाली महिला नाम बताइए तो, एगो दूगो का कौन सब है, मायावती जी, और उसके बाद ममता बनर्जी, लिखिएगा। हाई स्कूल में एगो है ना शादी की हो, मैम ना की
पूछे कि मैम काहे नहीं की, उत्तर ना किए तो उसका तो देश चला रहा है। मैम सेवा करने में रह गए ना, पढ़ने में तब बिजी हो गए, शादी का समय नहीं मिला ना। अमाजू होता है कभी कभी, किसी किसी में इतना शुरू में हो जाता है ना, जैसे कि कभी पुरुष समाज से उसको, या जैसे जिस जगह तो उसमें पुरुष समाज से इतना लग जाता है कि उसको अंदर में फील ख़त्म हो जाता है कि पुरुष भी बेहतर है, या पुरुष समुदाय ये सब चीज़ से ऊपर बहुत उठ जाता है मानसिकता लेवल। तब उसको लगता है कि कोई संबंध में हम जुड़ना नहीं, हम उसको पूरा चाहिए कि हम इसी तरह से स्वतंत्र रूप से, उसको लग जाता है कि वो हमेशा दबाने वाला चीज़ है, कि हमेशा हमको उसके अंदर में, तो हम उस चीज़ में फंसना नहीं चाह रहे हैं। तो एक समय होते होते लंबा हो जाती है, कोई उसके साथ वैसी क्रिएट होता है घटना जिसके का तो वो निकल जाती है उससे बाहर की ओर। पुरुष भी उसी तरह बाहर निकल जाते हैं। हाँ, कितना पुरुष घूम रहे हैं। योगी जी निकल गए, मोदी जी निकल गए, मोदी जी कर के निकले हैं। उसके बाद अभी राहुल गांधी जी स्ट्रगल में है, करेंगे कि ना करेंगे। सलमान खान जी है। हमारे लिखिएगा, हमारे APJ अब्दुल कलाम जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो सब जीवन बिता दिए अपना सेवा भाव से ही, वो सब सही लीडर है ना, पूरा सेवा कुछ लेके नहीं गए। अमाजू आजीवन, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसी तरह। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला, आजीवन अविवाहित, लेकिन करना चाहिए। अजीब सब ऐसे रह जाएगा तब मानव कैसे आगे बढ़ेगा। जो अजीब अविवाहित रहने वाली महिला सही है, लेकिन उसमें से आजीवन अविवाहित रहने वाला लिख लीजिएगा। अमाजुक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाएं, अविवाहित रहने, नियोग प्रथा, नियोग प्रथा, नियोग प्रथा, नियोग प्रथा में लिखिएगा पति से संतान प्राप्त न होने पर पुत्र प्राप्ति के लिए, हटाइए नियोग प्रथा क्या लिखिएगा, समझिए लिख लीजिए, पति से संतान, पति से संतान उत्पन्न न होने पर संतान प्राप्त न होने पर पुत्र प्राप्ति के लिए जो संबंध बनाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था? नियोग प्रथा कहा जाता था। सो क्लियर है। उसके बाद लिख लीजिएगा दास प्रथा, दास प्रथा, कौन सा प्रथा? दास प्रथा। दास प्रथा में लिखिएगा प्रचलन में थी दास प्रथा, प्रचलन में थी। दास प्रथा क्या होता है? दास प्रथा में होता था कि राजाएं होते थे, जमींदार, और उसके अंदर जो जैसे किसान मजदूर हो गया तो अब दास में जो हो गया ना उसके, तो जैसे कि सामान था उसके बाद दास था, तो अब उसके अनुकूल हो गया कि उसी के अनुसार क्या करेगा वो कार्य के, मतलब जमींदारी प्रथा में थी। और जमींदार किसे लेते थे? उससे टैक्स, और वो राजा को टैक्स देते थे, जिससे कारण क्या हो गई थी कि जो उसके दास, और स्वतंत्र नहीं हो सकता है, मतलब जो उसके अंदर में जो कार्य है उसी के अंदर ना, कहते हमारा दास है, मतलब कि उसी के अंदर में रहना, गुलामी प्रथा के स्वरूप में हो गई। अब वो स्वतंत्र कार्य कर नहीं सकता था, जिसके कारण क्या उस पर बहुत शोषण होता था। तो कहा कि दास प्रथा का प्रचलन में थी। देखिए सब यहीं से है, लेकिन सब में चेंज ला दिया गया। तो कहा कि वर्णों का मिला, लेकिन वैसी नहीं थी। तो दास प्रथा भी थी, लेकिन दास में जो लोग दास होते थे वो घरेलू कार्य के रूप में होते थे, कृषि किसान कार्य के लिए नहीं, मतलब होती ना कि घर में कार्य करने के लिए, उस स्वरूप में। तो कहा घरेलू
कर्म में, कृषि कार्य में नहीं। दास प्रथा प्रचलन में थी, लेकिन क्या है, घरेलू कार्य के लिए, घरेलू कार्य के लिए, कृषि के लिए नहीं, लिख लीजिएगा, कृषि के लिए, कृषि के लिए नहीं थी। सो दास प्रथा था प्रचलन में, घरेलू कार्य के लिए था, कृषि के लिए नहीं थी। यहाँ दास प्रथा प्रचलन में थी, घरेलू कार्य के लिए, कृषि के लिए नहीं था। सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, यह प्राचीन, उसके बाद लिख लेंगे, यह प्राचीन यूनान और रोम के भांति नहीं थी। किसके लिए दास प्रथा जो था, यूनानी में प्रचलन था, यूनानी और रोम के प्रचलन की तरह नहीं था, रोम की प्रचलन की तरह नहीं थी, तरह नहीं था, लिख लीजिएगा। यही आपका हो गया, यहाँ तक रहने देते हैं। कल देखेंगे आर्य मांसाहारी शाकाहारी, उसके बाद 1-2 दिन अब खत्म हो जाएगा ये, तब उत्तर वैदिक में चलेंगे। दास प्रथा प्रचलन में नहीं था, क्या था, घरेलू कार्य के लिए, कृषि के लिए नहीं थी। और उसके बाद नेक्स्ट वाला में क्या था, यूनानी और रोम की प्रचलन की तरह नहीं थी, मतलब दास प्रथा इसी तरह से घरेलू कार्य के लिए लोग को रखते थे, कोई कृषि कार्य के लिए। तो यहाँ तक आपका ऋग्वैदिक पूरा समझ में आएगा। ऋग्वैदिक समाज कैसी थी ये देख लिए ना, राजनीतिक भाव देख लिए, भौगोलिक विस्तार देख लिए कि एरिया कहाँ था, सिंधु से क्या था, मध्य गंगा के क्षेत्र तक के जो फैलाव थी, हिमालय के चर्चा मिली है थोड़ी सी स्वरूप में। अब उसके बाद समाज देख लिए कि एकदम समाज संपन्न, कोई सती प्रथा ये सब नहीं चल रहा था, पुरुष प्रधान था, परिवार सबसे छोटी इकाई परिवार थी, तो उसमें पुरुष का था, लेकिन महिलाओं का सम्मान जो भी थी वो सम्मान मिलती थी। यज्ञ कर्मकांड में महिला भी पुरुष के समान भाग लेती थी। क्लियर है यहाँ तक के। उसके बाद क्या था कि बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, महिला के पूरी स्वतंत्रता की बात की गई है, कहा गया ना महिला के पास यहाँ पे पूरी स्वतंत्रता, पर्दा प्रथा ये सब नहीं, जिस तरह से पुरुष है उस तरफ से महिलाएं हैं। सो यही आपका ऋग्वेद जो उस दिन से खत्म हो जा रहा था कि ऋग्वेद खाली कह के ना, वही ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद की पूरी प्रथा अब यही ऋग्वेद से ही चालू होगा आगे पूरा, चला ना, यहाँ से पूरा साक्ष्य मिला, अब उत्तर वैदिक अब यहीं से पूरा क्लियर, वैदिक सभ्यता से ही पूरा चालू हो जाता है।